सेल्स इन दी ब्रेन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एक MCQs आएगा यहाँ से, ठीक है। सेल्स ब्रेन के अंदर जो पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं। नंबर 1 इज पेरेन्काइमल सेल्स, एक को हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स, और जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो सेल्स पाई जाती है, हमने तो सिर्फ न्यूरॉन के बारे में सुना होता है ना कि भाई न्यूरॉन्स आर दी सेल्स ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, न्यूरॉन के बगैर ब्रेन नहीं है। द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द ब्रेन इज न्यूरॉन। लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड नो दैट देयर आर पेरेन्काइमल सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। याद रखना है, अगर किसी भी एरिया की हम बात करेंगे, पूरी जिंदगी के लिए एक रूल है, थायराइड ग्लैंड की बात करें, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें, ब्रेन की बात करें, किडनी की, जहाँ की भी बात करें, उसमें अल्लाह ने पेरेन्काइमल सेल्स भी रखे होते हैं और सपोर्टिंग सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स का मतलब यह है कि ये किसी भी एरिया के लिए मेन फंक्शनल सेल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, उसकी जो मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स। तो आप लोग यहाँ पे नीचे लिखे मेन फंक्शनल सेल्स, मेन फंक्शनल सेल्स, कि भाई ये किसी भी एरिया के लिए मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं। लेकिन दी सपोर्टिंग सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल स्टार्ट फ्रॉम एस, एस फॉर एस, सपोर्टिंग सेल्स, क्लियर है। इसका एक आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ ना, इंशाल्लाह आप लोगों को याद रहेगा। अगर एक फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, फैक्ट्री, चले फैक्ट्री आप इमेजिन करें कि एक आर्गन है, ब्रेन है। फैक्ट्री के अंदर अगर वो फैक्ट्री है पेपर बनाने वाला, कागज बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंदर उस फैक्ट्री की मशीनों से कागज बनाएंगे, बट कुछ लोग उस फैक्ट्री के बाहर बंदूक लिए बाहर बैठे होंगे, वो क्या है, वो गार्ड होते हैं। अगर ये गार्ड ना हो जाए तो ये अंदर वाले लोग टेंशन फ्री काम नहीं करेंगे, इस तरह है ना। तो जो फैक्ट्री के अंदर लोग हैं वो उस फैक्ट्री के मेन फंक्शनल लोग हैं, जो उस फैक्ट्री की काम को चलाते हैं। लेकिन ये काम सही तरीके से तब चलाएंगे जब बाहर से उसको प्रोटेक्शन भी होना, और वो उसकी क्या है, सपोर्टिंग सेल होते हैं, गार्ड होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, जो ब्रेन के अंदर मेन काम करने वाला बंदा है उसका नाम क्या है, पेरेन्काइमल सेल्स। लेकिन इन सेल्स को सही तरीके से काम करने के लिए बाहर से प्रोटेक्शन वाले लोग क्या है, वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। द मेन पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन इज नोन एज न्यूरॉन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो आज के बाद अगर MCQs में आ जाए कि इफ पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन इज डैमेज, आंसर विल बी न्यूरोनल डैमेज। वो कौन सा डैमेज होगा, न्यूरोनल डैमेज। लेकिन जो सेल न्यूरॉन को सपोर्ट देंगे, जिसको हम स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं, उसमें से द फर्स्ट वन इज नोन एज माइक्रोग्लायल सेल। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्लायल सेल या माइक्रोग्लाया सेल, नंबर 1। इसके अंदर नेक्स्ट सेल आता है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स। द थर्ड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। द फोर्थ वन इज कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड इपिंडाइमल सेल्स। भाई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इन चारों से एक MCQs ना आ जाए, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ब्रेन के लिए जो मेन पेरेन्काइमल सेल्स है वो एक है, वो न्यूरॉन है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कितने सेल्स है, 4 सेल्स है, माइक्रोग्लाया, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड इपिंडाइमल सेल्स, क्लियर है। अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस होल इज ब्रेन, ये फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ये ब्रेन मैटर है, इसके अंदर मेन काम करने वाला बंदा क्या है, वो न्यूरॉन है। अगर इस ब्रेन को बाहर से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन चाहता है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन इज एनीथिंग विच ट्राई टू डैमेज द टिश्यू, अगर टिश्यू को डैमेज करने की कोशिश करेगा, दैट इज अ पैथोजन। तो फिर इस पैथोजन को, ये पैथोजन चाहता है कि मैं ब्रेन के अंदर किसको खराब करूं, न्यूरॉन को। लेकिन इस न्यूरॉन को बचाने के लिए हमारे पास ये सेल है ना, लेकिन इन सेल के अंदर फिर हर एक का स्पेसिफिक काम है। अगर MCQs आ जाए कि पैथोजन इफ एंटर टू द ब्रेन ट्राई टू डैमेज द न्यूरॉन, इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द न्यूरॉन डैमेज बाय डैश, आंसर इज माइक्रोग्लायल सेल। वो कौन सा सेल है, वो स्ट्रोमल सेल के अंदर माइक्रोग्लायल सेल है। तो MCQs ये है
कि माइक्रोग्लायल सेल का काम यह है कि ये किसी भी पैथोजन को खाने की कोशिश करता है और उस पैथोजन को खाकर इन्फेक्शन को क्या करता है, बचा लेता है। और द प्रोसेस बाय विच अ सेल कैन ईट पैथोजन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो इस माइक्रोग्लायल सेल का काम क्या है, फेगोसाइट का है। तो एमसीक्यूज ये आएगा ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द ब्रेन एक्ट एज अ फेगोसाइट, आंसर विल बी माइक्रोग्लायल सेल। ये एमसीक्यूज इस तरह आता है। तो आप लोग इसके दो एमसीक्यूज लेके, नंबर 1 दिस माइक्रोग्लायल सेल एक्ट एज अ फेगोसाइट, एक्ट एज फेगोसाइट फॉर विच एरिया, ब्रेन। ये सीएनएस के लिए फेगोसाइट का काम करता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कुछ एग्जामिनर ये भी बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ब्रेन एक्ट एज अ स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर मीन किसी भी चीज को खाने वाला, तो स्कैवेंजर सेल भी कौन सा है, माइक्रोग्लायल सेल है। तो एक्ट एज अ स्कैवेंजर सेल। तो ये जनाब दो तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज याद रखें, फॉर द ब्रेन फेगोसाइट एंड स्कैवेंजर सेल बोथ विल बी नोन एज अ माइक्रोग्लायल सेल्स। ओके जी, अब आते हैं जनाब एक और सेल की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल इधर देखिए, ये ब्रेन है, ये ब्रेन। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि ये ब्रेन है और इसके बाहर इस तरह एक रुकावट है, एक बैरियर है और ये ब्लड है। ये एमसीक्यूज याद रखें कि ब्लड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन, देयर इज अ बैरियर बिटवीन ब्लड एंड द ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। आप लोगों को एक मजे की बात बताओ कि जब भी आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ना या ओपीडी में जाते हैं, तो ब्रेन के अलावा रिमेनिंग जितना भी पार्ट है, जीआईटी, स्टमक ले ले, इंटेस्टाइन ले ले, इसके ऑपोजिट या मसाइल ज्यादा होते हैं या ब्रेन के ज्यादा होते हैं। ज्यादा आम डेली हिसाब में लोग इसमें ज्यादा आते हैं कि यार मुझे उल्टी आ रही है या मेरा पेट खराब है या मुझे स्टमक अल्सर है, इसमें ज्यादा लोग आते, या इसमें कि भाई मेरा ब्रेन खराब है, हाँ जीआईटी वाला। इसका रीजन ये है कि जीआईटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्लड। तो जो चीज हम खाते हैं उसमें इन्फेक्शन डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। लेकिन अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया है तो वो ब्रेन से पहले पहले यहाँ पे चेक किया जाता है इस बैरियर में कि भाई दिस इज गुड फॉर द ब्रेन और नॉट, क्योंकि द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ ब्रेन, वो ब्रेन है। भाई इस ब्रेन को अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी है कि भाई अगर ये खराब, अगर डेली बेसिस पे उसको इन्फेक्शन होता तो फिर इंसान की पूरी जिंदगी डिस्टर्ब होती। तो ब्रेन के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, ये सारे हम पढ़ेंगे। सीजर्स का नाम सुना है, एपिलेप्सी, जितने भी साइकेट्रिक इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, अगर ये हो भी जाए, हिज रिकवरी इज वेरी वेरी डिलेड। न्यूरोलॉजिकल डिजीज जितनी भी है इसकी रिकवरी बहुत क्या होती है, डिले होती है, वो जल्दी ठीक नहीं होते। जो लोग पागल है वो ज्यादा देर तक पागल ही रहते हैं या फिर परमानेंट पागल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक स्पेशलिटी पूछी जाए जिसमें रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज वेरी टाइम टेकिंग, आंसर इज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। बात समझ आ रही क्या नहीं? ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया। देखे इसकी मिसाल लोग इस तरह देते हैं ना कि भाई अगर एक शादी में आप गए हैं ना, तो दो तरह की प्रोग्राम, एक मेहमानों के लिए है और एक आम लोगों के लिए। आम लोगों के एरिया में आप जो भी करें, लेकिन मेहमानों के एरिया के लिए वो लोग खड़े हैं जो मेहमान है उसको सिर्फ अलो करेंगे। तो इसका मतलब ये सेंसिटिव एरिया है, ये बॉडी की प्राइवेट एरिया है, ये प्राइवेट एरिया है। वहां पे सिर्फ ब्रेन सिर्फ अलो वो करेगा जो ब्रेन के लिए चाहिए। यहाँ पे ब्लड के जरिए ब्रेन को ग्लूकोज जाएगा, यहाँ पे ब्लड के जरिए ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगा, जो ब्रेन को चाहिए, जो ब्रेन को नहीं चाहिए वो नहीं जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस बैरियर को बनाने के लिए भी हमें किन चीजों की जरूरत होती है? बहुत सी चीजों की। उनमें से एक जो सेल है जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, दैट इज नोन एज एस्ट्रोसाइट। ये कौन से है? एस्ट्रोसाइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? आंसर इज एस्ट्रोसाइट। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आप लोग इसका एमसीक्यूज, तो अगर ये बैरियर बनाएगा, ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन हो गया कि नहीं, सपोर्ट हो गया कि नहीं, ये भी इन्फेक्शन को नहीं चढ़ेगा, तो दे एक्ट एज अ सपोर्टिंग सेल। तो हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ BBB ब्लड ब्रेन बैरियर। क्लियर है?
कभी कभार इसका कैंसर हो जाता है, उसको एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर खराब हो जाता है, इन्फेक्शियस मटेरियल कैन इजीली गोज इनटू द ब्रेन। क्लियर है। फिर जनाब आते हैं इधर देखिए, इस न्यूरॉन की अगर हम बात करें, न्यूरॉन हैज 3 पार्ट, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ये नाम सुने हैं ना, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज सोमा, इसको क्या कहते हैं, सोमा, और आखिर में है एक्सोन, एक होता है एक्सोन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सोन। अगर न्यूरॉन के अंदर हम ऐसा राउंडेड पार्ट देखें, दिस कॉल्ड सेल बॉडी, द राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से इस तरह छोटे छोटे एक्सटेंशन निकले हैं, आउटग्रोथ निकले हैं, विच आर स्मॉल बट मेनी इन नंबर, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जो इससे एक निकली है लेकिन बहुत लॉन्ग है, दैट इज नोन एज एक्सोन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। क्लियर है। तो दिस इज अ टिपिकल पार्ट, टिपिकल न्यूरॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन सेल बॉडी को देती है और सेल बॉडी उस इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के थ्रू कंडक्ट करती है। तो जो इंफॉर्मेशन है या इम्पल्स कंडक्शन है वो किस पार्ट में होगा, एक्सॉन के। अब जो इम्पल्स जितना तेजी से जाएगा, अगर देखें आप इस तरह देख रहे हैं और किसी ने आपके सामने इस तरह किया तो हम डायरेक्टली पीछे हो जाते हैं, इसलिए कि वो इम्पल्स कंडक्शन इतना फास्ट है कि भाई बंदा विद इन सेकंड जो है ना अपने आप को बचा लेता है। अगर आप इस तरह रोड पे खड़े हैं, गाड़ी आपके सामने से गुजर गई तो जल्दी आप क्या हो जाते, साइड पे हो जाते। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इतना तेज क्यों है, द रीजन इज कि इस एक्सॉन के इर्द गिर्द हमें एक शीट मिलता है, एंड दैट शीट इज कॉल्ड माइलिन शीट। इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट, नाम सुना है कि नहीं, माइलिन शीट, ये जनाब इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट सराउंड विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, आंसर इज एक्सॉन। अब इस क्वेश्चन देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन है, इसके साथ ये दूसरा न्यूरॉन होगा, इसका अपना क्या होगा, एक्सॉन। अब कुछ न्यूरॉन सेंसरी होते हैं, कुछ न्यूरॉन मोटर होते हैं, मतलब डिफरेंट न्यूरॉन हैज देयर ओन फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है, इस न्यूरॉन के एक्सॉन में जो इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन इस एक्सॉन के न्यूरॉन में भी हो, इसके अपने इंफॉर्मेशन है और इसके अपने इंफॉर्मेशन है, तो इन दोनों को मिक्स होना चाहिए कि नहीं। इंफॉर्मेशन फॉर ईच न्यूरॉन इज डिफरेंट, so they will be goes in their own way, इसको मिक्स नहीं होने देंगे। अगर ये मिक्स हो भी जाए तो फिर इम्पल्स कंडक्शन का इशू आएगा, आप किसी चीज को देखकर भी फिर जो है ना डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो इम्पल्स आ रहा था वो क्या हो चुका है, मिक्स हो रहा है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस एक्सॉन से, इस एक्सॉन की कंडक्शन इम्पल्स को प्रिवेंट करने से, मिक्स करने से कौन बचाता है, आंसर इज माइलिन शीट। इस माइलिन शीट का काम यह है, इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इम्पल्स कंडक्शन बिटवीन टू एक्सॉन्स, एक पॉइंट। दूसरी बात, इस माइलिन शीट की वजह से इम्पल्स कंडक्शन की वेलोसिटी वो क्या होती है, वो तेज होती है। सो इट स्पीड अप या इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। जितना वेलोसिटी से ज्यादा जाएगा उतना रिफ्लेक्स क्या होगा, स्पीड होगा, तेज होगा। ना 2 पॉइंट याद रखें। और जब सर्जन सर्जरी करता है, अगर जनाब उसको वेसल, ब्लड वेसल, आर्टरी या वेन, अगर उसको एक वेसल रेड नजर आया वो आर्टरी है, और अगर उसको एक वेसल ब्लू नजर आया तो वो वेन है। अगर ब्लू या आर्टरी के साथ इस तरह एक तार नजर आई है जो व्हाइट दिखता है, ये नर्व होती है। तो याद रहा कि नर्व की जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी किस शीट से होती है, माइलिन शीट से होती है। तो माइलिन शीट इज अ शीट which around the axons part of neuron having 3 main function. Number 1, it prevent the mixing of impulse. ये क्या करता है, impulse की जो mixing है उसको prevent करता है। Number 2, this myelin sheet speed up the impulse. ये impulse को क्या करता है, speed up कर देता है। और last but not the least, it also what, help for the surgeon to identify to prevent the nerve damage in surgery. अगर ये ना होता तो फिर सर्जन जो है ना हर सर्जरी में चांस होता कि वो नर्व को डैमेज कर लेता, इसलिए सर्जरी के दौरान नर्व को साइड पे करे, अगर ये अफसर डैमेज हो गया पूरी लिम्ब की सेंसेशन हट जा सकती है। बात समझ आ गई कि नहीं, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट बिल्डअप करें, वो कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जनाब इस तरह की एग्जांपल मिले, आप लोग इमेजिन करें फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ब्रेन, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेन है। ब्रेन इज
कनेक्टेड विद स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन और नीचे जनाब यह किसके साथ कनेक्ट है, स्पाइनल कार्ड। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को प्लस को हम कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दोनों के बाहर जितनी भी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी बॉडी में, दे विल बी द पार्ट ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर यहाँ पे एक नर्व है, ये किसकी है, PNS, यहाँ पे है PNS, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर वो CNS है। PNS का जो मेन फंक्शनल यूनिट सेल है वो भी न्यूरॉन है, CNS का भी क्या है, न्यूरॉन है। यहाँ पे MCQs आने वाला है, देख ले। MCQs ये है, इसके अंदर जो मेन सेल है वो क्या है, न्यूरॉन। ये इसका मैं क्या बना रहा हूँ, एक्सान। इसका भी मेन फंक्शनल यूनिट सेल क्या है, न्यूरॉन है। ये इसका अपना क्या है, एक्सान। अब न्यूरॉन PNS में भी है, न्यूरॉन CNS में भी है, और दोनों के अपने अपने क्या है, एक्सान्स है। और दोनों एरिया के जो न्यूरॉन है उसके इर्द गिर्द, एक्सान के इर्द गिर्द क्या है, माइलिन शीट है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई द माइलिन शीट विच इज अराउंड द एक्सान इन केस ऑफ व्हाट, CNS, और दिस इज द एक्सान अराउंड द एक्सान इन PNS। वो माइलिन शीट जो एक्सान के इर्द गिर्द हमें मिलता है किस में, CNS में, वो बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। वो कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन CNS। और वो माइलिन शीट जो एक्सान के इर्द गिर्द कहाँ पे बनता है, दैट इज श्वान सेल्स। वो यहाँ ऐड करें, वो श्वान सेल्स है। ये नाम सुना है कि नहीं, वो श्वान सेल्स है। बात क्लियर है। तो MCQs ये आएगा, माइलिन शीट बनाने के लिए दो तरह के सेल चाहिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड श्वान। बट माइलिन शीट फॉर CNS ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइलिन शीट फॉर PNS दैट इज श्वान सेल्स। यहाँ पे इसकी फंक्शन लेके MCQs, श्वान सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर PNS नॉट फॉर CNS, ब्रेन में नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेके हेल्प इन, MS स्टैंड फॉर माइलिन शीट इन CNS, और यहाँ पे इसमें लेके हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ या हेल्प इन माइलिन शीट इन PNS। ये इसमें MCQs आप लोगों को आएगा एक, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि CNS की बात है या PNS की बात है, इस पर सारा का सारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आता है और चीज की तरफ, वो ये है कि ब्रेन का जो टोटल वेट है, ब्रेन वो कितना है, वो 1.2 kg तक है। मतलब कुछ बुक्स वाले 1.5 कहते हैं। 1 kg से लेके 1.5 kg तक ब्रेन का वेट होता है, मतलब इसका एवरेज 1.2 kg। लेकिन कभी हमने ब्रेन का वजन अपने ऊपर महसूस नहीं किया है। वाई, बिकॉज ब्रेन इज फ्लोट इन दी CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये CSF कहाँ से आता है, इट इज कम फ्रॉम इपिंडाइमल सेल्स। ये कहाँ से आता है, इपिंडाइमल सेल्स। ये रह गया है ना। सो दिस सेल्स इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CSF। ये CSF के लिए होता है। तो भाई ये सारे के सारे सपोर्टिंग सेल प्रोडक्शन ऑफ CSF, प्रोडक्शन ऑफ CSF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। इससे एक MCQs आप लोगों को पेपर में जरूर मिलेगा। स्केवेंजर सेल्स ऑफ द ब्रेन, माइक्रोग्लाया एंड which cell help in the myelin sheet in CNS, oligodendrocyte, which cell help in the myelin sheet of PNS, Schwann cell, which cell is responsible for the production of CSF, answer is ependymal cell, or the cell mainly take part in the formation of blood brain barrier astrocytes। वो एस्ट्रो, इसको एस्ट्रो इसलिए कहते हैं, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार। क्या, स्टार। These cells look like star shape, इसलिए साइट का मतलब क्या है, सेल। सेल इज लुकिंग लाइक स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट को यह नाम इसलिए दिया है कि स्टार शेप इस तरह दिखते हैं, इसलिए उसको एस्ट्रोसाइट कहते हैं। एनीथिंग विच ईट समथिंग इज कॉल्ड मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज ऑफ द ब्रेन भी कहलाता है। फेगोसाइट ऑफ द ब्रेन, मैक्रोफेज ऑफ द ब्रेन, स्केवेंजर सेल ऑफ द ब्रेन, इन सब का मीनिंग क्या है, सेम है। और वो कौन सा सेल है, माइक्रोग्लायल सेल है। क्लियर है। अब हेडिंग दे दे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन। ये क्लियर है कि नहीं। इसके बाद जनाब अब हमने ये देखना है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाथवे ये हमारे पास एनाटॉमिकली ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ से गुजरती है और इसकी इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन कौन सा है।
ओके जी, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन या पाथवे एक ही चीज़ है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिंपली नोन एज CSF, ठीक है। अब देखें, हाँ यहाँ पे इसका मेन एक कॉन्सेप्ट देखे, फॉर एग्जांपल दिस इज फोर ब्रेन, ये क्या है फोर ब्रेन, इसके बाद मिड ब्रेन होता है और ये पूरे के पूरे पोन्स मिडुला ऑब्लांगेटा, ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, दिस इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। और नीचे क्या स्टार्ट होता है, ये फोरामेन कौन सा है, एनीवन, वेरी गुड, दिस इज द फोरामेन वेयर मिडुला ऑब्लांगेटा कंटिन्यूअस एज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज फोरामेन मैग्नम, इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। याद रखे, फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्रेन, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम CNS कहते हैं। इस ब्रेन के इर्द गिर्द बिल्कुल इसके साथ इस तरह मैंने उस दिन बताया था एक टच, यहाँ पे बिल्कुल एक टच क्या होता है, लेयर होता है, द कवरिंग विच इज सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन विच इज क्लोजली टच टू देम, दे आर कॉल्ड पाया मैटर, इसको हम पाया मैटर या पिया मैटर कहते हैं, ये बताया था ना, इसको हम पाया मैटर या पिया मैटर कहते हैं। इसके फिर इर्द गिर्द एक और लेयर था, इस पाया मैटर के इर्द गिर्द इस तरह एक और लेयर था, उस लेयर का नाम क्या था, हाँ जी, दैट इज नोन एज अराकनाइड मैटर। इधर देखे, दिस वाज इस तरह एक लेयर था, अराकनाइड मैटर, क्लियर है। फिर इसके इर्द गिर्द भी एक लेयर था, दैट वाज ड्यूरा मैटर, उसका नाम क्या था, ड्यूरा मैटर। और इसके ऊपर फिर स्कल बोन है, दीज आर कॉल्ड स्कल बोन, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। अब यहाँ पे पॉइंट को देखें, दिस एरिया, दिस विच इज क्लोजली टच टू द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड पाया मैटर, पाया मैटर। इसके बाद ये वाला दिस इज कॉल्ड अराकनाइड मैटर, अराकनाइड मैटर, और बिल्कुल ये बाहर वाला इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों चीज़ें आप लोग तीनों याद रखने हैं। इन तीनों को हम कहते हैं मेनिंजिस, इसको क्या कहते हैं, मेनिंजिस, और इसकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, क्लियर है। अगर वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब मेन पॉइंट ये है, इधर देखें, ये कौन सा एरिया है, ड्यूरा, ये क्या है, ये ड्यूरा मैटर है, ये क्या है, अराकनाइड लेयर है, ये स्पेस इसके नीचे है ना, तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, सब अराकनाइड स्पेस, सब मीन बिलो, अराकनाइड मैटर के नीचे स्पेस को हम क्या कहते हैं, सब अराकनाइड स्पेस उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ड्यूरा मैटर है, ये नीचे वाला जो रेड है ये कौन सा मैटर है, अराकनाइड, तो इस अराकनाइड के नीचे स्पेस को हम क्या कहते हैं, सब अराकनाइड स्पेस। ओके, अब इधर देखें, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इस तरह, ये जनाब थोरेसिक वर्टेब्रा, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अब जब थोरेसिक कहाँ पे खत्म हो जाता है, शाबाश, थोरेसिक कहाँ पे खत्म होता है, T12 पे खत्म हो जाएगा, T1 से स्टार्ट होता है ना, T12, फिर क्या स्टार्ट होता है, L1, L2, L3, L4 एंड L5, इस तरह का, ठीक है। ये लंबर वर्टेब्रास है। अब पॉइंट याद रखें एमसीक्यूज में, एडल्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो लोअर एंड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी एंड है जहाँ पे वो ख़त्म होता है। इसको अगर हम सामने से जाकर मैच करें, इट विल बी लोअर बॉर्डर ऑफ L2। याद रखें कि एमसीक्यूज अगर आ जाए कि स्पाइनल कॉर्ड का जो आखिरी हिस्सा है वो सामने किस वर्टेब्रा के सामने आता है, L2, L2 की लोअर बॉर्डर के साथ आता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, जो ब्रेन के इर्द गिर्द जो लेयर्स थे, ये तीनों, ये वहाँ पे खत्म नहीं होते। जो पाया मैटर है वो तो उसके साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ड्यूरा और अराकनाइड है वो नीचे भी आए हैं। तो याद रखे, दीज कम अप टू L5, ये कहाँ तक आए हैं, इसका मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड खुद कहाँ पे खत्म होता है, L2 पे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लेयर है वो कहाँ तक आते हैं, वो L5 तक आते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जनाब
ये कौन सा मैटर है? तो ये स्पेस सब अरेकनाइड है ना, इसके अंदर सब अरेकनाइड स्पेस के अंदर दिस इज CSF, इसके अंदर क्या होता है? CSF। तो भाई अगर एक बंदा है उसको कोई मेनिंजाइटिस है, मेनिंजिस है, या तो वो बैक्टीरिया है या वायरस है, वो हमें तब पता चलेगा जब हम ये CSF निकाल कर देखे कि भाई ये बैक्टीरिया है कि वायरस है। तो CSF निकालने के लिए हम कहाँ पे पंक्चर करेंगे? इस एरिया के दरमियान L3 L4 या L4 L5 इन दोनों पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि भाई स्पाइनल कार्ड L2 पे खत्म होता है, तो नीचे क्या है? देयर इज नो स्पाइनल कार्ड बट स्टिल देयर इज सब अरेकनाइड स्पेस, मेनिंजेस है। तो याद रखे L3 L4 पे या L4 L5 पे हम नीडल को अंदर इंसर्ट करेंगे। ये कौन सा एरिया है? थोरेसिक के लंबर, इसलिए इस टेक्निक को लंबर पंक्चर कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड LP, लंबर पंक्चर। L3 L4 या L4 L5 पे, लेकिन ज्यादा लोग L4 L5 पे करते हैं। ठीक है, द रीजन इज, दो रीजन की वजह से। एक तो ये है कि हम यहां से भी अगर जाए तो CSF ले सकते हैं, यहां से भी जाकर CSF ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती से स्पाइनल कार्ड को इंजर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, L3 L4 या L5 की जगह जो है, दिस इज द सेफ एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन टेक CSF। एक तो स्पाइनल कार्ड इंजर्ड होने के चांसेस कम है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब बंदा इस तरह टिल्ट हो जाता है ना, इस तरह, ये एरिया बिकम मोर वाइड, तो यहाँ पे स्पेस भी वर्टेब्रा के दरमियान क्या है? ज्यादा है। तो हम आसानी से यहाँ से क्या ले सकते हैं? CSF ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है समझने वाली कि भाई जो स्पेसेस है, आप लोगों को पिछले क्लास याद होगा, एपिड्यूरल स्पेस भी था, सब ड्यूरल स्पेस भी था, और एक सब अरेकनाइड। अगर MCQs आ जाए कि CSF इज प्रेजेंट इन विच स्पेस, आंसर इज सब अरेकनाइड स्पेस। तो यहाँ पे एक तो MCQs एक ये लेके, अब इधर देखिए MCQs से पहले इसका पूरा नाम क्या है? इसका CSF का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। द रीजन इज ये फ्लूइड है, पानी है, फ्लूइड है। दूसरी बात, ये ब्रेन के इर्द गिर्द भी है और स्पाइनल कार्ड। तो द नेम यूज फॉर द ब्रेन इज सेरेब्रम। सेरेब्रो किसको कहते हैं? ब्रेन। और स्पाइनल मीन, तो ब्रेन, सेरेब्रो, स्पाइनल मीन स्पाइनल कार्ड, इन दोनों के इर्द गिर्द फ्लूइड को हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं। तो एक MCQs तो ये लेके कि CSF इज प्रेजेंट इन which space? आंसर इज सब अरेकनाइड स्पेस। एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते ना, उस पे जहन काम करता है, लेकिन वो आता है क्वेश्चन में। भाई सबसे बाहर वाला जो मैटर है ये कौन सा है? डूरा। इसके ऊपर ये स्पेस एपिड्यूरल स्पेस है, इसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस है, सब अरेकनाइड स्पेस है। तो कितनी स्पेसेस है? 3। अगर MCQs दिया जाए ना कि जो ब्रेन है, ब्रेन ये खुद कहाँ पे है, मतलब ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट एपिड्यूरल में जाता है, सब ड्यूरल में, या सब अरेकनाइड में? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ब्रेन का जो मैक्सिमम एरिया है ये इन 3 स्पेस में कहाँ पे होता है? जो कहते हैं एपिड्यूरल, जो कहते हैं सब ड्यूरल। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन या होल ब्रेन इज प्रेजेंट इन विच स्पेस? वैसे बोर्ड पे तो लगता है कि किसी में भी नहीं है, लेकिन ये हम ड्रा नहीं कर सकते ब्रेन का पेरेन्काइमा। लेकिन अगर MCQs में आ जाए कि द ब्रेन पेरेन्काइमा या ब्रेन मैटर प्रेजेंट इन विच स्पेस? एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, या सब अरेकनाइड स्पेस? जो कहते हैं एपिड्यूरल, जो कहते हैं सब ड्यूरल, जो कहते हैं सब अरेकनाइड। आप क्या कहते हैं? बताए ना, ट्राई तो करे यार, रिस्क में जो है ना सक्सेस है। कुछ तो बोले आप लोगों को, तो ये नहीं कि फेल हो जाओगे। मैं कहता हूं इन 3 स्पेस में अगर MCQs आ जाए, बहुत आसान MCQs है, तो ये किस स्पेस में आप लोग टिक करोगे? एपिड्यूरल स्पेस वाला है कोई? सब ड्यूरल वाला? आप है, और आप है, और आप है, और सब अरेकनाइड में कौन सा है? 3-4 बंदे, और नन ऑफ देम अरेकनाइड स्पेस है नहीं यार, सब अरेकनाइड है, नन ऑफ देम। ओके,
CSF का कितना वजन है, सॉरी अपने ब्रेन का कितना वजन है, वो हम क्यों महसूस नहीं करते? बिकॉज ब्रेन फ्लोट इन, तो CSF कहाँ है? सबअरेक्नोइड, तो ब्रेन में उधर ही होगा। ये ट्रिक के क्वेश्चन इस तरह पूछते एग्जामिनर, ये बहुत ट्रिक वाला क्वेश्चन आता है। आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पे प्रूफ, ये प्रूफ नहीं, ये यहाँ की सोच है। इफ यू नो कि यार ब्रेन का वेट हम इसलिए महसूस नहीं करते बिकॉज ब्रेन फ्लोट इन दी CSF, तो जहाँ पे CSF है वहाँ पे ब्रेन भी होगा, तो CSF प्रेजेंट इन दी सब एरेक्नाइड स्पेस, तो ब्रेन भी कहाँ पे है? सब एरेक्नाइड स्पेस पे, ठीक है ना। MCQ नंबर 2, द सेल responsible for the production of CSF, वो तो है अभी लिखा भी है, लेकिन इसके साथ ऐड करें दैट इज ependymal cell, अभी बताया है ना, ependymal cell। ependymal cells are those cells which help in the production of CSF, ये CSF को बनाने में काम करता है, हेल्प करता है। CSF की जनाब लेके यहाँ पे ओके पॉइंट्स लिखे। नंबर 1, majority of CSF is made by lateral ventricles। Majority of CSF is made by which ventricle? Lateral ventricle। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लोग कहोगे कि यार हमने तो ऊपर लिखा है कि एपेंडाइमल सेल है, लेकिन इस ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज है जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स हार्ट में भी होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट। देयर आर 2 वेंट्रिकल्स इन द हार्ट बट देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर कितनी वेंट्रिकल है? 4। उनमें से 2 वेंट्रिकल को हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। अगर ये आ जाए कि लेटरल वेंट्रिकल्स आर हाउ मेनी इन नंबर? 2 इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट MCQ ये है, इसके सामने इसके बाद ही लिखे विच इज सिचुएटेड इन 4 ब्रेन। ये भी MCQ है कि लेटरल वेंट्रिकल किस पार्ट में मौजूद है? 4 ब्रेन में। ब्रेन को हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट में? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। उन तीनों में से जो लेटरल वेंट्रिकल है वो 4 ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एरिया 4 ब्रेन है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मैं क्या बनाने लगा? वेंट्रिकल, और ये दूसरा वेंट्रिकल, तो ये कितने वेंट्रिकल हुए? 2। अब इधर देखें, इस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर जब हम देखते हैं तो दीज वेंट्रिकल आर लाइंड बाय स्पेशल सेल्स। इन वेंट्रिकल की जो इनर लाइनिंग है उसमें हमें कुछ सेल्स मिलते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड एपेंडाइमल सेल्स। ये MCQ है। दीज सेल्स आर विच सेल्स? एपेंडाइमल सेल्स। तो द एरिया फ्रॉम वेयर वी गेट CSF इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, लेकिन विद इन द वेंट्रिकल द सेल्स विच प्रोड्यूस CSF इज कॉल्ड एपेंडाइमल सेल्स। क्लियर है? अब इधर देखें, ये एक लेटरल वेंट्रिकल है, ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इधर देखिए, इस लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF प्रोड्यूस होगा वो किसकी तरफ जाएगा? दूसरे की तरफ जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये एक लेटरल वेंट्रिकल है इस तरह और ये दूसरा लेटरल वेंट्रिकल है, तो इससे जो CSF प्रोड्यूस होगा वो तो इसके अंदर अगर जमा होता जाएगा वो तो बढ़ता जाएगा, तो एक दिन में ब्रेन पे बोझ बन जाएगा। CSF विल बी प्रोड्यूस बट आफ्टर प्रोडक्शन CSF मस्ट बी ड्रेन। ये क्या भी होना चाहिए? ड्रेन। ये प्रोड्यूस होकर रिटेन नहीं होना चाहिए, ये ड्रेन होना चाहिए। तो अगर CSF यहाँ से प्रोड्यूस हो जाए किस वेंट्रिकल से? फर्स्ट से, तो ये किस में जाएगा? सेकंड में। तो जब फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो इन दोनों के दरमियान एक पोर होता है, एक होल होता है, एक सुराख होता है, उसका नाम क्या है? नाकर। फोरामेन ओवेल वाज अ होल प्रेजेंट which allow the blood from right atrium to left atrium। तो बड़ों में फोरामेन ओवेल किधर होता है? हाँ, there is no foramen ovale। You are mixing। foramen ovale is present in the heart before the birth
बट फोरामेन ओवेल आल्सो प्रेजेंट इन द मिडल क्रेनियल फोसा, वो मिडल क्रेनियल फोसा से जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर पास होती है, ठीक, यस, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमने इस क्लास से पहले क्लास में पढ़ा है डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पासिंग फ्रॉम डिफरेंट फोसास, तो उसमें फोरामेन रूटेंडम, फोरामेन ओवेल, इस तरह के हमने पढ़े थे ना। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर्स, हाँ, ट्राइजेमिनल नर्व की जो है ना फर्स्ट ब्रांच सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, सेकंड जो मैक्सिलरी है फोरामेन रूटेंडम, और जो मैंडिबुलर है फोरामेन ओवेल से जाती है, वो अलग है, ठीक है। दैट इज फोरामेन मोनरो, इसको क्या कहते हैं, फोरामेन मोनरो। अब लाइन पे आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, वेरी गुड, कि फर्स्ट वेंट्रिकल से अगर सीएसएफ किस वेंट्रिकल में जाएगा, सेकंड में, इन दोनों के दरमियान जो एक होल होता है सुराख, इसको हम कहते हैं, सुराख को मतलब एनाटॉमी में हम कहते हैं फोरामेन, क्या कहते हैं, फोरामेन। लेकिन ये फोरामेन जो दो वेंट्रिकल के दरमियान है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मालूम किया था जिसका नाम मोनरो है। मोनरो वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इस फोरामेन को देखा था, इस जिसको क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। तो एमसीक्यूज ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट, इधर देखे कि ये एमसीक्यूज ऐड करें, CSF from the first lateral ventricle to second lateral ventricle is drained through dash, answer is foramen of Monro, फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO, इस तरह ना ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये भी लेटरल वेंट्रिकल है, ये भी है, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल्स आर टोटली 2 इन नंबर, लेकिन फर्स्ट लेटरल और सेकंड लेटरल, फर्स्ट से सेकंड में सीएसएफ किसके जरिए जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो है ना, ये फोर ब्रेन है, ये जो है ये एरिया दैट इज कॉल्ड MB, मिड ब्रेन, इसको क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, और ये नीचे क्या है, हैंड ब्रेन है। अब इधर देखे, फिर जो लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल, उससे जनाब CSF जो है ना आगे जो जाएगी ना, इसके साथ थर्ड वेंट्रिकल भी है। अब इधर देख, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अब जो इसमें वेरिएशन है ना, वेरिएशन कि जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग, उसमें जो फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल से CSF सेकंड में जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आपस में डायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, मतलब ये वेरिएशन है। वेरिएशन मीन कि हर एक में डिफरेंट होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा दिखता है जहाँ पे एक छोटा सा क्या है, सुराख है, उसको फोरामेन ऑफ क्या कहते हैं, मोनरो। लेकिन जो दोनों लेटरल है ना, वो कंप्लीटली सेपरेट है फ्रॉम विच वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, बात क्लियर है। तो फिर लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF है वो किधर जाएगा, थर्ड में जाएगा। इसके दरमियान जो ओपनिंग है ना, ये भी इस साइंटिस्ट ने देखा था, इसको भी क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँ, जब आप बुक्स उठाओगे ना, बुक्स, उसमें ये लिखा होगा कि लेटरल वेंट्रिकल विल गिव CSF टू द थर्ड वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ डैश, आंसर इज फोरामेन ऑफ मोनरो। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन अगर आप लोग उसको फोरामेन ऑफ मोनरो लेके तो नो, इट इज नॉट फॉल्स, ठीक है। लेकिन लोग उसको कंसिडर नहीं करते, लोग कहते हैं कि जो लेटरल वेंट्रिकल है इसके आपस में कनेक्शन डायरेक्ट है, इसमें कोई फोरामेन का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जो सेकंड है वो थर्ड को जो CSF देगा, यहाँ पे कौन सा होल होगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो हम यहाँ पे एक और काम करते, चलो आप लोगों की इतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं देखे, CSF फ्रॉम फर्स्ट वेंट्रिकल लेटरल टू सेकंड इज ड्रेन थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन, ऐसा लेके, ताकि आसान हो जाए। ये किस कनेक्शन में जाएगी, डायरेक्ट। अब कंसेप्ट आसान हो गया, ये डायरेक्ट कनेक्शन मतलब देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरफ फर्स्ट है तो सेकंड, ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों से जो CSF किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फिर किसके जरिए जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए जाएगा। अब क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ कहाँ पे मैं लेटरल वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, लेटरल वेंट्रिकल्स आर 2, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन दी फोर ब्रेन। मुझे टॉपिक करने दे, बाद में सबको आसान हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे लिखे MCQs, लेटरल वेंट्रिकल्स बताए कोई, ड्रेन इनटू थर्ड वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर है जी? अब आसान हो गया ना? ओके, सेकंड थर्ड में जाएगी बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन। फर्स्ट सेकंड से डायरेक्ट कनेक्ट है, सेकंड थर्ड को फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए जाएगी। ये दोनों कहाँ पे थे? फोर ब्रेन में, ये थर्ड भी फोर ब्रेन में है। इसका मतलब ये है, हमने ये बात की थी कि द टोटल वेंट्रिकल इन द ब्रेन आर 4, उनमें से जो 3 है ना, दे आर प्रेजेंट इन विच पार्ट? ये 4 ब्रेन में होते हैं। ये तीनों 4 ब्रेन में है, लेकिन उनमें से 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं और एक थर्ड वेंट्रिकल होता है। क्लियर है? अब आते हैं नीचे, ब्रेन का कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? मिड ब्रेन। फिर क्या है? तो जो चौथा वेंट्रिकल है ना, वो हमें यहाँ पे मिलता है हाइंड ब्रेन में। वो हमें कहाँ पे मिलता है? हाइंड ब्रेन। इसका मतलब ये है कि 4 ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स थे? 3। हाइंड ब्रेन में चौथा, तो खत्म हो गया ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज नो वेंट्रिकल? मिड ब्रेन। ये MCQs है। किस पार्ट के अंदर वेंट्रिकल नहीं है? मिड ब्रेन में। तो इधर देखें, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इस तरह फोर्थ वेंट्रिकल है, ये हाइंड ब्रेन के अंदर है फोर्थ वेंट्रिकल, तो भाई थर्ड वेंट्रिकल से CSF किस में जाएगा? फोर्थ। थर्ड कहाँ पे है? 4 ब्रेन में। जो फोर्थ है वो कहाँ पे है? हाइंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन से हमने CSF हाइंड ब्रेन तक पहुंचाना है, तो किसको क्रॉस करना है? मिड ब्रेन। तो ये कम जगह है कि ज्यादा है? ज्यादा है, तो उसको फोरामेन के जरिए हम कनेक्ट करेंगे या डक के जरिए? या डक के जरिए कनेक्ट होता है। थर्ड वेंट्रिकल will connect to the fourth ventricle by the help of a duct known as aqueduct of Sylvius। इसको हम क्या कहते हैं? aqueduct of Sylvius। ऐसा है ना? इसको हम एक नाम देते हैं aqueduct of what? Sylvius। इसका नाम है aqueduct of Sylvius, या इसको हम सेरेब्रल एक्विडक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा, आपको ये वाला आता था, ये वाला नाम, के दोनों, इसको दूसरा नाम लेके ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है? सेरेब्रल एक्विडक्ट, दोनों एक ये दोनों इसका नाम है। उसमें आते हैं, वो तो बाकी है। ओके, इधर देखिए, विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन विल हेल्प टू फॉर्म CSF? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर कौन से सेल? एपिंडाइमल सेल। अगर ये मैं एक वेंट्रिकल को इस तरह से ड्रा करूं, ये क्या है? एपिंडाइमल सेल है ना। इस वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी आएगी और इससे वापस ब्लड कौन लेगा? ठीक है, इधर देखे, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड सप्लाई देगी वो आर्टरी है, जो ब्लड वापस लेगी वो वेन है। कलेक्शन ऑफ आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द वेंट्रिकल प्लस वेन विच ब्लड ड्रेन अगेन फ्रॉम द वेंट्रिकल प्लस एपिंडाइमल सेल, इन 3 चीजों की कलेक्शन को कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोराइड प्लेक्सस। लेकिन इस आर्टरी का नाम भी कोराइडल आर्टरी एंड कोराइडल वेन होता है। लेकिन हमारा मतलब यह है कि उस एक एग्जामिनर ये भी पूछता है कि विच प्लेक्सस रिस्पॉन्सिबल फॉर CSF प्रोडक्शन? कोराइड प्लेक्सस। लेकिन कुछ कहते हैं कि विद इन कोराइड प्लेक्सस विच इज द स्पेसिफिक फॉर CSF, आंसर इज एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल इज अ पार्ट ऑफ कोराइड प्लेक्सस। मतलब एपिंडाइमल तो सेल है, लेकिन उन सेल के साथ जो वेंट्रिकल को आर्टरी और वेन भी हम कंबाइन करके एक सेट में पढ़े, उसको हम कोराइड प्लेक्सस। प्लेक्सस मीन ग्रुप ऑफ समथिंग, तो उसमें आर्टरी वेन प्लस सेल्स आते हैं। लेकिन उस कोराइड प्लेक्सस का जो हिस्सा है, जो मेन CSF देता है, वो क्या है? वो एपिंडाइमल सेल है। अब समझ आ गई कि नहीं? लेकिन कोराइड प्लेक्सस पे अलग क्लास दूंगा, ये रहता है, ठीक है ना? इसमें कंसेप्ट है, यहाँ पे शाबाश सोच ले। 4 ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन। सिंपली सुपरफिशियल कंसेप्ट ये रखे आप लोग कि CSF इज प्रोड्यूस इन द वेंट्रिकल ड्यू टू एपिंडाइमल सेल, दैट्स इट। टोटल वेंट्रिकल इन द ब्रेन इज 4। फर्स्ट 2 आर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल। कितने वेंट्रिकल 4 ब्रेन में है? 3, 2 लेटरल और 1 थर्ड। कितने हाइंड ब्रेन में है? 1। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज नो वेंट्रिकल? मिड ब्रेन। ये MCQs है, क्लियर है? अब इधर lateral ventricle are directly connected to each other, but lateral ventricle will drain CSF to the third ventricle by the help of foramen of Monro।
और जो थर्ड वेंट्रिकल है उससे CSF फोर्थ वेंट्रिकल में आएगी बाय द हेल्प ऑफ इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरेब्रल इक्विडक्ट। क्लियर है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में CSF आ चुकी है। इस फोर्थ वेंट्रिकल से CSF कहाँ जाएगी? सब एरेक्नाइड स्पेस में जाएगी। यहां से किधर जाएगी? सब एरेक्नाइड। अब इसके जनाब साइडों पे दो ओपनिंग होती है और एक ओपनिंग इसकी मिड में होती है। बात समझ आ गई? ये किस वेंट्रिकल की बात हो रही है? फोर्थ वेंट्रिकल की साइडों पे जो होल होती है उसका नाम है फोरामेन ऑफ लुश्का। ये नाम सुना है? फोरामेन ऑफ लुश्का। फोरामेन ऑफ लुश्का आर दी लेटरल ओपनिंग। लेटरल मीन साइड ओपनिंग। लेकिन एक ओपनिंग कहां पे होती है? मिड में। इसको हम फोरामेन ऑफ मेगेंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ लोग मेजेंडी कहते हैं, कुछ लोग मेगेंडी कहते हैं। क्लियर है? ये दोनों अजीब अजीब नाम है, ठीक है ना। फोरामेन ऑफ लुश्का इज द ओपनिंग ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल लाइज लेटरली साइडों पे, और जो इसके मिड में है उसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी। मिड में एम, मिड बिल्कुल मिड में एम आता है, मेगेंडी। साइड मीन लेटरल, लेटरल एल फॉर लुश्का। लुश्का एंड मेगेंडी वाज टू फ्रेंड्स। ये दोनों दोस्त थे, हाँ ना। क्लियर है? ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये दोनों दोस्त थे। इन लोगों ने ये ओपनिंग मालूम की थी और आज हमारे लिए सर्द दर्द बन गए हैं, ठीक है ना, हाँ ना। क्लियर है? तो दो फोरामेन लुश्का, एक फोरामेन। देखे, बात सुने, ये दोनों, ये फोरामेन जो है फोर्थ वेंट्रिकल में है। इन फोरामेन के जरिए CSF आगे जाएगी सब एरेक्नाइड स्पेस में। कहां पे जाएगी? सब एरेक्नाइड। और सब एरेक्नाइड स्पेस के बाद वहां पे होते एरेक्नाइड वेलाए। क्या होते हैं? एरेक्नाइड वेलाए। उसको वो एब्जॉर्ब करके वीनस सर्कुलेशन में ले जाएगी। तो CSF प्रोड्यूस होती जाएगी और इस तरफ निकलती जाएगी। ये बात याद, ये फ्लो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो CSF विल बी रिटेन इन दी ब्रेन, इट्स कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। मतलब ये अरेंज ऐसे है कि इसकी जो ओपनिंग है वो डायरेक्ट सब अरेक्नाइड, लेकिन हम बोर्ड पे नहीं ड्रा कर सकते। बट इन फोरामेन से CSF फर्दर सब अरेक्नाइड स्पेस में जाएगी और उससे फिर एरेक्नाइड वेलाई के जरिए वो एब्जॉर्ब होकर वीनस ब्लड में जाएगी। मैं एक छोटा सा इसकी आखिर वाला डायग्राम बना रहा हूं। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ के साथ ये है ना इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल इक्विडक्ट। इधर देख के सारे, हाँ जी जी जी, जो साइडों पे है और एक का मेगेंडी है। इधर देख के सारे आप लोग रिपीट करें। हाँ, फॉर एग्जांपल दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटरल वेंट्रिकल। ये कौन से वेंट्रिकल बना रहा हूँ? लेटरल वेंट्रिकल। दीज लेटरल वेंट्रिकल आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये फर्स्ट है और जनाब ये सेकंड है। अब इधर देखें, हाँ इसके साथ जो ये वाला बिल्कुल इस तरह मौजूद है ना, ये दिस इज थर्ड। ये कौन सा है? थर्ड है। इन दोनों का कनेक्शन डायरेक्ट है लेकिन ये सेपरेट है। इन दोनों से जब CSF इसमें आएगी तो यहाँ पे एक होल जरूर होगा और इस होल को हम फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। क्लियर है? क्रिकेट कोई देखता है कि नहीं? कोलिन मोनरो जानते हो कि नहीं? न्यूजीलैंड वाला प्लेयर है, ठीक है, जो बो चक के भी मारते हैं ना, बस वही है। हाँ जी, आई सी हिम बाई फेस। इधर पेशावर ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, हाँ ना। हाँ जी, ओके। तो देखे फर्स्ट सेकंड, फिर क्या है? थर्ड। तो सेकंड और थर्ड के दरमियान कौन सा एरिया है? फोरामेन ऑफ मोनरो। ये वाला एरिया आप लोगों ने ज़हन में राज रखना है। दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये कौन सा एरिया है? फोर ब्रेन है, तीनों वेंट्रिकल। फिर इधर देखे, इसके बाद जो एरिया है ना, दैट विल बी नोन एज मिड ब्रेन, और इसके बाद क्या है? हाइंड ब्रेन। अब इधर देखे, यहाँ पे हाइंड ब्रेन के अंदर जो चौथा वेंट्रिकल है वो यहाँ पे मौजूद है। तो किस एरिया में वेंट्रिकल नहीं है? मिड ब्रेन में। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखनी है वो ये है, इन दोनों के दरमियान एक इस तरह डक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल इक्विडक्ट। एमसीक्यूज आ जाए ना कि विच स्ट्रक्चर फॉर द CSF फ्लो इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन? आंसर इज सेरेब्रल इक्विडक्ट। ये मिड ब्रेन से कौन सा डक्ट जाएगा? सेरेब्रल इक्विडक्ट या इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ
सिल्वियस या सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है जी। फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल में इसके साइडों पे फोरामेन ऑफ लुश्का और इधर क्या है, मेगेडनी। इधर से जो सीएसएफ निकलेगी ना इस साइड से, इधर से या इधर से, ये सारे के सारा जो सीएसएफ है कहाँ पे जाएगी, सब अरकनाइड स्पेस में। और सब अरकनाइड स्पेस में जितना हमें चाहिए उतना रह जाएगा। और जो है ना यहाँ पे एमसीक्यूज आता है, इस सब अरकनाइड स्पेस के अंदर इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको सब एरेक्नाइड वेलाए कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एरेक्नाइड वेलाए। कुछ लोग उसको एरेक्नाइड वेलाए भी कहते हैं। एरेक्नाइड वेलाए के जरिए, और जहाँ पे वेलाई हो वहाँ से चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। ये यहाँ से एब्जॉर्ब होके वीनस साइनसिस, ड्यूरल वीनस साइनस का नाम सुना है, वीनस साइनस में जाएगा और फिर वीनस ब्लड में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीएसएफ सर्कुलेशन। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज है ना वो सुन ले। एमसीक्यूज ये है, वो आप लोगों को खुद पता है, सिर्फ लिखना नहीं है। देखे कितने वेंट्रिकल बताए हैं, इन चारों के चारों में ये एबिलिटी है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, सीएसएफ। द मैक्सिमम सीएसएफ फिजियोलॉजिकली नॉर्मली प्रोड्यूस इन अ हेल्दी पर्सन बाय लेटरल वेंट्रिकल। इन चारों में से मैक्सिमम वेंट्रिकल कौन प्रोड्यूस करता है, और मिनिमम प्रोड्यूस बाय फोर्थ वेंट्रिकल। एक पॉइंट याद करें, मैक्सिमम लेटरल देगा, मिनिमम फोर्थ देगा। लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड टू थर्ड बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ Monro. Third is connected to the fourth by the help of, I know and remember still I did wrong this MCQs when I was giving PMDC exam. क्योंकि ये मुझे इतना आसान लगता था, ओवर कॉन्फिडेंस किल मी दैट टाइम। उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट थर्ड टू फोर्थ, मैंने फोरामेन ऑफ मोनरो लिखा था। याद रखे थर्ड टू फोर्थ इज ऑलवेज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अभी सीपीएस पार्ट 1 एग्जाम हुआ, सीनियर ने बताया था कि ये एक पेपर में 4 दफा रिपीट था, एक पेपर में। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है वो भी बताने लगा। थर्ड से फोर्थ को किसके जरिए आएगा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट। एक एमसीक्यूज कॉमन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, एरेक्नाइड या सब एरेक्नाइड वेलाए। जो एरेक्नाइड या सब एरेक्नाइड वेलाए है, दीज आर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। अब इधर एक पॉइंट सुन लें कि भाई अभी इस टाइम हमारे बॉडी में कुछ सीएसएफ वेंट्रिकल में होगी, कुछ सीएसएफ सब एरेक्नाइड स्पेस में होगी, और कुछ कहाँ पे जारी होगी, वीनस सर्कुलेशन में। तो इधर देख, इसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है जनाब के, जो टोटल सीएसएफ है, टोटल अगर टोटल सीएसएफ आप लोगों से कोई पूछे ना इन हेल्दी पर्सन, दैट इज 500 ml। वो कितना है, 500 ml। इस 500 ml में से इधर देखे जो 150 ml है ना, 150 ये अलग करे, और 350 ml डेली ये वीनस ब्लड में जाती है। सो एंड डेली हाउ मच ml ऑफ सीएसएफ इज एब्जॉर्ब नॉर्मली, 350 ml। ठीक है, तो ये जनाब एब्जॉर्ब हो जाता है 350 ml। मतलब कुछ बुक्स वाले आप लोग को शायद डिफरेंट वैल्यू दे, लेकिन दिस इज ऑथेंटिक वन। कुछ कहेंगे 250, लेकिन दीज आर ऑथेंटिक वन। ये मैं यूएसएमएली वालों का डेटा बता रहा हूँ। 350 ml पर डे सीएसएफ कहाँ पे जाती है, वीनस ब्लड में। कितना रह जाता है, तो इस 150 में से कुछ सीएसएफ वेंट्रिकल्स में होगा और कुछ किस स्पेस में होगा, सब अरेक्नाइड स्पेस में। तो फिर इसमें जो 25 ml है, कितना 25 प्रेजेंट इन दी वेंट्रिकल्स, ऑल वेंट्रिकल्स, चारों में। मतलब चारों वेंट्रिकल की सीएसएफ को अगर हम इकट्ठा करें तो कितना रह जाएगा, 25 ml। तो कितना रह गया है, 125 ml प्रेजेंट इन दी सब एरेक्नाइड स्पेस which provide the space for the whole brain to float in that CSF. ये भी MCQs है कि in a healthy person brain is floating in the CSF normally required how much ml of CSF, 125 ml। 125 ml के अंदर ब्रेन जो है ना उस CSF के अंदर क्या करता है, फ्लोट करता है। क्लियर है, ये वीनस ब्लड में जाकर हार्ट के जरिए डिफरेंट एरिया से निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है। और ये 350 फिर सुबह नेक्स्ट 24 आवर तक वेंट्रिकल नया बनाने की कोशिश करता है। तो मतलब ये कि टोटल सीएसएफ कितना होता है, 500, लेकिन डेली उसके हम कितना वीनस ब्लड को देते हैं, वीनस ब्लड को कितना देते, 350। तो डेली नया कितना बनेगा, 350, क्योंकि 150 हमारे पास होता है तो उसका कंबाइंड 500 पर आता है। क्लियर है, तो टोटल सीएसएफ इज 500 बट डेली प्रोडक्शन इज, इसमें फर्क है। क्लियर है ना।
और कितना प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स 25, कितना CSF रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोटिंग ऑफ ब्रेन 125। क्लियर है? ये सारे ये इन बुक्स में नहीं है एनाटॉमी में, लेकिन ये MCQs है सारे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और मजीद, अगर फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज CSF देन द नॉर्मल, CSF बढ़ जाता है देन द नॉर्मल इन द ब्रेन, कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। ये नाम सुना है? इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। कुछ लोग उसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। हाइड्रो मीन वाटर, CSF इज अ फ्लूइड वाटर, syphilis mean brain. Hydrosyphilis is a clinical condition in which there is increased level of CSF. It is two types, MCQs में आता है। कितने टाइप्स के? Two types. One is called non-communicating type hydrocephalus, non-communicating CSF। ठीक है, एक को हम कहते हैं communicating CSF। ये लिख ले, एक MCQs यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। There are two types of hydrocephalus। एक जनाब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है और एक क्या है? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है समझने के लिए वो ये है जनाब कि जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है, कम्युनिकेटिंग वो क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग क्या है? इधर देखें, अगर एक बंदा है उसकी ये फोरामेन ब्लॉक हो जाए, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो, तो लेटरल वेंट्रिकल तो CSF अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये आगे थर्ड वेंट्रिकल को नहीं देगा। तो CSF कहाँ पे रिटेन होगा? लेटरल वेंट्रिकल। तो CSF मजीद बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा? हाइड्रोसेफेलस। लेकिन ये ऐसा हाइड्रोसेफेलस है जिसमें लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी अब वो नहीं रहा। तो इसमें कम्युनिकेशन इंटैक्ट है या लॉस है? फिर बताए। कम्युनिकेशन मीन वास्ता, थर्ड वेंट्रिकल का कम्युनिकेशन किसके साथ है? लेटरल के साथ, बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। अगर फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक हो जाए तो इसमें CSF बढ़ जाएंगे ना, तो इंक्रीज CSF इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। लेकिन ये ऐसा हाइड्रोसेफेलस है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसका इसके साथ कम्युनिकेशन क्या हो गया? खत्म। तो दैट विल बी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस लेटर कैन काज एडीमा, जिसको हम ब्रेन एडीमा कहते हैं, वो ब्रेन हर्निएशन की वजह से होता है, क्योंकि our cranial cavity is fixed cavity, there is no space for this because hydrocephalus can cause raised ICP। वो क्या कराता है? raised ICP can herniate the brain structure, can cause edema। क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा हाइड्रोसेफेलस है? नॉन कम्युनिकेटिंग। चले जी, ये ठीक है। ब्लड CSF कहां से कहां तक जाएगा? लेटरल से थर्ड में। अब थर्ड से इसने कहां जाना है? अगर इस डक को हम ब्लॉक करें तो फिर आएगा नीचे, तो फिर किसका कम्युनिकेशन खत्म हुआ? थर्ड और फोर्थ। फिर भी कौन सा हाइड्रोसेफेलस है? नॉन कम्युनिकेटिंग। चले जी, ये नहीं है मसला। ये कहां तक आया? फोर्थ। फोर्थ से कहां पे जाएगा? सब एरेक्नॉइड वेलाई डैमेज है, तो CSF एब्जॉर्ब हो सकेगा नहीं। एक वक्त आएगा कि CSF सब एरेक्नॉइड में इस लेवल से बहुत बढ़ जाएगा और वो प्रेशर ब्रेक लगाएगा कि नहीं। लेकिन ये ऐसा हाइड्रोसेफेलस है जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑल वेंट्रिकल सही है, लेकिन मसला किस में है? एब्जॉर्प्शन में है। इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हाइड्रोसेफेलस जिसका रीजन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन वेंट्रिकल हो, दैट विल बी नोन एज नॉन कम्युनिकेटिंग। एंड द हाइड्रोसेफेलस which is due to problem in the subarachnoid villi, absorption हो, वो क्या है? वो कम्युनिकेटिंग है। समझ आ गई कि नहीं? फोरामेन ऑफ मोनरो में कोई बंदा आ जाए ऑब्स्ट्रक्शन या सेरेब्रल एक्वेडक्ट, बोथ कैन कंसिडर्ड एज नॉन कम्युनिकेटिंग। सब एरेक्नॉइड लुश्का में हो, गुड क्वेश्चन, लुश्का और इसमें अगर हो तो इसका मतलब 4 तक तो आया है, दे आर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, बट इट अकर लेस देन 1% ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? कॉमन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इफ हाइड्रोसेफेलस इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन वेंट्रिकल्स, आंसर इज नॉन कम्युनिकेटिंग। बट इफ इट इज अकरिंग बिटवीन in the subarachnoid villi absorption site, answer is communicating. Which hydrocephalus is dangerous? Excellent. Both are dangerous, but early presentation is non-communicating, क्योंकि CSF को बिल्ड होने में कम टाइम लगेगा।
और अगर CSF यहाँ तक आए है उसको बैक प्रेशर लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग टेकन इज इमरजेंसी एज कम्पेयर टू कम्युनिकेटिंग टाइप। क्लियर है। एक और MCQ आता है, इसका जिक्र किया था ना मैंने कि ये 4 दफा रिपीट हुआ था CPS जैसे एग्जाम में। क्यों? द रीजन इज कि फोरामेन ऑफ मोनरो कैन कॉज व्हिच टाइप हाइड्रोसेफेलस, सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन this one foramen of Monro responsible 2% of the causes, this is responsible 98% of the causes. The most common cause of non-communicating hydrocephalus is cerebral aqueduct obstruction. ये क्या है? cerebral aqueduct obstruction, या बाज बच्चों में बाई बर्थ, सुन ले ये वर्ड, बाज बच्चों में बाई बर्थ ये डक्ट obstruct नहीं होता बल्कि ये डक्ट इस तरह तंग हो जाता है, नेर हो जाता है, इसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टीनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टीनोसिस का मतलब क्या है? नेरविंग। तो अगर ये नेरो हो जाए फिर भी CSF बढ़ेगा ना। तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और सेरेब्रल एक्वेडक्ट स्टीनोसिस। देयरफॉर दिस डक्ट टू बी रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और MCQs, व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ चॉइस इन अ बेबी for non-communicating hydrocephalus having cerebral aqueduct obstruction or stenosis? Answer is neurosurgery. हम क्या करते हैं? न्यूरोसर्जरी। क्योंकि अगर ये डक्ट obstruct है या स्टीनोस है, no drug can void this. We have to widen by surgery. हम ओपन cranial सर्जरी करते हैं और सर्जरी के जरिए हम क्या करते हैं? शाबाश, स्टीनोसिस को ओपन कर देते हैं। क्लियर है। तो हाइड्रोसेफेलस नॉन कम्युनिकेटिंग अगर हो, इसका मतलब फोरामेन ऑफ मोनरो में मसला है या सेरेब्रल एक्वेडक्ट, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन का मसला है, ऑलवेज प्रेफर इन MCQs न्यूरोसर्जरी विल बी द गोल्ड स्टैंडर्ड प्लान फॉर द ट्रीटमेंट। क्लियर है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है ये वाला। इधर देखें, अगर थर्ड लेटर से थर्ड में CSF आ जाए, थर्ड से फोर्थ में भी आ जाए, फोर्थ से सब अराक्नॉइड स्पेस में भी आ जाए, तो ऑल वेंट्रिकल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। लेकिन अगर यहाँ से वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो इफ द प्रॉब्लम लाइज इन द एब्जॉर्प्शन साइड द हाइड्रोसेफेलस विल बी कम्युनिकेटिंग टाइप। समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट सॉरी नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग, हाउ टू डिफरेंशिएट, दिस इज MCQs, हाउ टू डिफरेंशिएट। आंसर इज CT स्कैन। क्या करते? CT स्कैन। अगर इधर देखें CT स्कैन में मुझे इस तरह CT स्कैन के ऊपर जो फ्लूइड है ना वो हमें थोड़े से ब्लैक नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? इसको हाइपोडेंस कहते हैं रेडियोलॉजी में। अगर CSF में इधर देखे, ये कितने वेंट्रिकल मैंने बनाए? 3। और ये कौन सा है? इफ 3 वेंट्रिकल्स आर मच मोर डायलेटेड बट द फोर्थ वन इज वेरी वेरी स्मॉल। देखे तीनों वेंट्रिकल इतने थे, अब वो इतने हो गए हैं, तो नॉर्मल से कई गुना डायलेट है, लेकिन चौथा इतना था अब वो इतना रह गया है। इसका मतलब यह है कि तीनों के दरमियान कनेक्शन सही है, लेकिन तीसरे से कहां पे CSF नहीं आ रहे। तो अगर MCQs ये है कि CT स्कैन शो 3 वेंट्रिकल डायलेशन बट द फोर्थ वेंट्रिकल एट्रोपी। एट्रोपी मीन डिक्रीज इन द साइज, इट्स मीन द काज इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि तीनों को तो आ रहे, लेकिन फोर्थ को अगर CSF नहीं मिलेगा तो विद द टाइम सेल बिकम हाइपरट्रोफाइड और एट्रोफाइड, एट्रोफाइड। लेकिन अगर 2 वेंट्रिकल डायलेट है लेकिन थर्ड चोटा रह चुका है, फोरामेन ऑफ मोनरो डिफेक्ट विल बी देयर। इस तरह हम इसको डायग्नोस करते हैं। बात क्लियर है? इससे हम जनाब CT स्कैन फाइंडिंग वो हम क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट करेक्टली। इसके अंदर हमारे पास बहुत तकरीबन 40 CT स्कैन मैंने इसमें रखे हाइड्रोसेफेलस के, वो हम स्टेप 3 के लिए इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि हाइड्रोसेफेलस अगर हो जाए बड़ों में, दैट इज मच मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। द रीजन इज इन चिल्ड्रन देयर इज फोंटानेल। मैंने आप लोगों को बताया था फोंटानेल आर द फ्लेक्सिबल एरियाज। अगर इसमें ICP रेज भी हो जाए तो वो प्रेशर उस पे आकर ICP की वजह से फोंटानेल बिकम बल्ज। वो क्या हो जाते हैं? बल्जिंग ऑफ फोंटानेल इन अ बेबी इज द हॉल मार्क ऑफ रेज ICP। लेकिन डिप्रेस्ड फोंटानेल इज द हॉल मार्क ऑफ डिहाइड्रेशन। वो क्या है? वो डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर बड़ों में फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाए, ये बढ़ जाए, तो बड़ों में अगर ICP रेज हो जाए, so there will be no space in the cranial cavity, there will be compression effect on the brain matter and there is chance of brain herniation।
लेकिन एक क्वेश्चन जरूर याद रखें, प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को जिंदगी भर एक हेल्प देता रहेगा। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन की कौन सी पार्ट है, सेल बॉडी, सारे तो सुन ले, ये क्या है, एक्सान, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका ये क्या है, ये क्या है, न्यूरॉन एक्सान, ये बंडल्स ऑफ सेल बॉडी है, ये बंडल्स ऑफ एक्सान है। अगर ये हम बात करते हैं किस में, सीएनएस में, तो सीएनएस के लिए जरूरी है कि इन चीजों को सराउंड क्या होगा, किसने, मेनिंजेस ने, किसने सराउंड क्या होगा, मेनिंजेस, क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को किसने कवर किया है, मेनिंजेस, और जो चीज मेनिंजेस से बाहर हो वो पीएनएस होगा, क्या होगा, पीएनएस। इधर देखे, लिख रही है वे इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक न्यूरॉन है कि ज्यादा है, और न्यूरॉन की कौन सी पार्ट है, अगर सेल बॉडी बहुत सी न्यूरॉन की आपस में एक हो जाए, कहां पे, इनसाइड सीएनएस, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन माइलिन शीट कहां पे होता है, एक्सान के इर्द गिर्द, और वो हमें किस तरह दिखता है, व्हाइट। माइलिन शीट लुक लाइक व्हाइट, बंडल्स ऑफ एक्सान इन सीएनएस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं, बिकॉज ऑफ माइलिन शीट। जो माइलिन शीट है ना वो हमें व्हाइट नजर आता है, इसलिए तो नर्व व्हाइट होती है। नाउ क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक न्यूरॉन यहाँ पे बनाऊं, इसका एक्सान, ये न्यूरॉन, इसका एक्सान, ये न्यूरॉन, इसका एक्सान, तो ये कौन सा सिस्टम है, पीएनएस है। ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या है, सेल बॉडी, कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन। इसको हम क्या कहते हैं, ये नाम सुना है ना, गैंग्लियन, ठीक है। लेकिन ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या है, एक्सान, कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड नर्व। इसको क्या कहते हैं, नर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये बंडल अल्नर बोन के साथ जाए तो क्या नर्व होगी, अल्नर नर्व, रेडियस बोन के साथ रेडियल नर्व, इस तरह। नर्व इज अ बंडल्स ऑफ एक्सान इन पीएनएस, व्हाइट मैटर इज द बंडल्स ऑफ एक्सान इन सीएनएस, एंड व्हाइट मैटर इज आल्सो कॉल्ड ट्रैक्ट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रैक्ट्स। तो जो बंडल ऊपर चीजें लेके जाती है असेंडिंग ट्रैक्ट्स, जो नीचे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ये इतना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैं कहता हूँ जनाब इधर देखे सारे, हाँ फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन है, ब्रेन, इस ब्रेन से ये एक बंडल ऑफ एक्सान आया है बहुत सी न्यूरॉन की, और इसके इर्द गिर्द ये क्या आ रही है, मेनिंजेस आ रही है। तो जब तक एक बंडल ऑफ एक्सान को मेनिंजेस ने कवर किया है तो वो किसका पार्ट है, सीएनएस। और ये ऐसा बंडल है जो आया है आइस में, कहाँ पे आया है, आइस में, और ये आइस के अंदर रेटिना में आया है, और रेटिना ये आया है और इस तरह एक बल्ज बनाती है। इस बंडल्स ऑफ एक्सान का जो आखिरी पार्ट है रेटिना में, जो हमें बाल लाइक नजर आता है, इसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क इज द बल्जिंग पार्ट ऑफ दिस बंडल्स ऑफ एक्सान। अब क्वेश्चन ये है कि बंडल्स ऑफ एक्सान इन सीएनएस क्या है, व्हाइट मैटर, लेकिन बंडल्स ऑफ एक्सान इन पीएनएस क्या है, नर्व है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बंदा अब व्हाइट मैटर है कि नर्व है। ये व्हाइट मैटर इसलिए है कि इसके इर्द गिर्द क्या है, मेनिंजेस है, लेकिन फिर भी आज तक लोग उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड क्रेनियल नर्व हमने पढ़ी थी, कौन सी थी, ऑप्टिक नर्व। दिस इज अ नर्व बट इट इज इन द रियलिटी नॉट अ नर्व बिकॉज इट इज कवर्ड बाय मेनिंजेस। So which cranial nerve is not nerve but it is considered as nerve? Answer is optic nerve. बात समझ आ गई क्या नहीं। अब यहाँ पे हाँ ओलिगो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक हाइड्रोसिफिलिस का पेशेंट है, एडल्ट है, उसका CSF ज्यादा है तो ICP क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हुए हैं, जब प्रेशर बढ़ेगा ये प्रेशर कहीं पे तो ट्रांसमिट होगा ना, तो फिर ब्रेन से आई की तरफ मेनिंजेस आई है कि नहीं। फिर अगर कहीं पे उसको, हमारी केविटी फ्लेक्सिबल है कि फिक्स है, फिक्स है, तो अगर इस फिक्स केविटी में प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी जगह ना मिले तो फिर वो इस नर्व के जरिए आएगी प्रेशर के नहीं, और वो इसके जरिए आकर इसकी ऑप्टिक डिस्क के एक वेसल पे लगेगी, और यहाँ पे प्रेशर की वजह से वेसल से ब्लीड होगी कि नहीं, और उस ब्लीडिंग से आउटसाइड टिश्यू स्पेस में फ्लूइड ज्यादा आएंगे कि कम, accumulation of excess fluid in the tissue is called edema। लेकिन ऑप्टिक डिस्क की लेवल पर इसको हम कहते हैं ऑप्टिक एडिमा। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक एडिमा। और दिस ऑप्टिक डिस्क इज आल्सो कॉल्ड पेपिला। इसका दूसरा नाम क्या है, पेपिला। तो इस एरिया के अंदर एडिमा को हम क्या कहते हैं, पेपिली एडिमा। नाम सुना है कि नहीं,
पेपली एडिमा। यार ऑप्टिक डिस्क के इर्द गिर्द अगर आपको फ्लूइड मिले, इसका मतलब कि ये जोर से बाहर फ्लूइड इसलिए निकले हैं कि ब्रेन से प्रेशर ज्यादा आया है। तो अगर आपने रेज आईसीपी में हम सीएसएफ निकाल सकते हैं, लंबार पंक्चर। अगर रेज आईसीपी में हम यहाँ नीडल घुसाएंगे तो हमने होल क्रिएट किया, वो सारा प्रेशर इस पे आएगा। तो ब्रेन किसका चांस है? हर्निएट। अगर एक बंदा है उसका अपने लंबार पंक्चर करना है तो पहले ये देखना है कि सीएसएफ आईसीपी रेज है कि नहीं है। आईसीपी रेज होने का एक मतलब ये नहीं है कि सीएसएफ, ट्यूमर की वजह से आईसीपी रेज हो सकती है, ब्रेन एब्सिस की वजह से हो सकती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आईसीपी क्या हो तो हम उसमें लंबार पंक्चर नहीं कर सकते। हम कैसे पता चलाएंगे कि इस बंदे का आईसीपी रेज है कि रेज नहीं है? हम ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए इस ऑप्टिक डिस्क को देखेंगे। अगर ऑप्टिक डिस्क के इर्द गिर्द आपको ब्लड वेसल क्लियर नजर आते हैं, नो एडिमा, नॉर्मल आईसीपी। लेकिन अगर ऑप्टिक डिस्क के अगर फ्लूइड है, इसका मतलब इस बंदे को जो हेडेक है ये किसी रेज आईसीपी की वजह से है, तो उसमें हम लंबार पंक्चर करेंगे या जाकर सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन विल बी द चॉइस। इसको इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं, उसको नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कहते हैं। तो इन्वेजिव प्रोसीजर्स आर कंट्राइंडिकेट इफ द पेशेंट हैव रेज आईसीपी एंड दैट वी विल लुक फॉर द ऑप्टिक डिस्क एडिमा। इसलिए इन न्यूरो सर्जरी वार्ड जब भी काम करोगे, लंबार पंक्चर से पहले पहले बच्चे का तो पता चल जाता है कि उसका ये फंटेनल क्या होगा, बल्ज। और अगर ये नहीं बल्ज है, इधर देखे, अगर हम आंखों में देखते हैं इस तरह, तो आप लोग एक दूसरे के आंख में अगर देखें तो जो ब्लैक पोर्शन है ये नीचे व्हाइट पोर्शन के साथ, हमें इस ब्लैक पोर्शन और लोअर आईलिड के दरमियान एक थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन नजर आता है कि नहीं। लेकिन जिस बच्चे का आईसीपी रेज है उसका जो हाफ ऑफ द ब्लैक है वो लोअर आईलिड के नीचे चला जाता है। इस अगर हम एक दूसरे के आंखों में देखें तो हमें ब्लैक टोटल नजर आता है कि कोई पार्ट नहीं नजर आता, टोटल नजर आता है, ब्लैक पार्ट टोटल नजर आता है। ऐसा बंदा जिसका हाफ ऑफ द ब्लैक पार्ट कहां पे गया हो, लोअर आईलिड से नीचे, और हाफ हमें नजर आए, उसको हम कहते हैं सनसेट साइन। इसको क्या कहते हैं? सनसेट। जिस तरह हाफ सन नीचे है और हाफ हमें नजर आता है। इंक्रीज या बल्ज fontanelle with sunset sign in the eyes is the hallmark of raised ICP in the children, but papillary edema on ophthalmoscope is the hallmark of raised ICP in adults. फिर raised ICP is not a disease, it is a sign. For other thing we have to do CT scan or MRI to look after what is the cause of raised ICP. फिर हम cause find out करेंगे कि ICP raised क्यों हुई है। क्लियर है? CSF के बारे में याद रखें, व्हाट इज द फंक्शन। नंबर 1, इट कैन कीप द लाइट ब्रेन, इट कैन कीप द ब्रेन लाइट। ये ब्रेन को हल्का रखता है, जिसकी वजह से हम ब्रेन का वेट अपने ऊपर महसूस नहीं करते। CSF प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात इधर देखिए, ये ब्रेन इसके अंदर क्या करता है, फ्लोट। अगर कोई बंदा यहाँ पे लगे ना, यहाँ पे, तो उसकी यहाँ पे लगने से फ्रंट से, तो ब्रेन यहाँ पे तो पोजीशन में परमानेंट स्टक नहीं है, वो ब्रेन में फ्लोट करने की वजह से कहाँ पे जाएगी, बैग। तो जो बंदा यूजुअली हेड या स्कल इंजरी में फ्रंट पे लगता है उसकी लीजन कहाँ पे जाती है, बैग। और जो लोग बैक पे लगते हैं तो उसकी फ्रंट पे जाती है। द रीजन इज CSF इज नॉट अलो द ब्रेन टू बी स्टक परमानेंट, इट इज फ्लोट। इसको हम कहते हैं अगर थोड़ा सा इंजरी हम इस तरह करें तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि अगर ब्रेन यहाँ पे फिक्स होता तो थोड़ी सी इंजरी से भी उसको कुछ हो जाता। लेकिन अगर हम प्रेशर से ये जगह मारे तो ये जगह मारने के बाद ब्रेन दूसरे साइड पे भाग जाता है और अपने आप को इंजरी करने से बचाता है। तो CSF आल्सो प्रिवेंट द ब्रेन अप टू सम एक्सटेंट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ट्रॉमा। इसको हम कहते हैं कंकशन इंजरीज। क्या कहते हैं? कंकशन, लेकिन पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। तो CSF का और आखिरी लास्ट, CSF प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, CSF can keep the brain lighter, it prevent the brain from trauma. Last but not the least, CSF will allow us to diagnose different diseases. मेनिंजाइटिस का काज अगर हम मालूम करना चाहे कि बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है, हम क्या लेंगे, CSF। सब अरेक्नाइड हीमोरेज का नाम सुना है, उसमें अगर CSF रेड आ जाए तो सब अरेक्नाइड हीमोरेज है, क्योंकि सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर है। तो CSF देखने से हम कई डिजीजेस की क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।